Arrange them in the priority order. Arrange the following in the priority order. CIP रूल लगा के प्रायोरिटी ऑर्डर में डिसाइड कीजिए. पहले वाले में क्या होना चाहिए? प्रायोरिटी ऑर्डर. पहला कि दूसरा? तो देखो CN, तो CN इज C ट्रिपल बॉन्डेड N बेसिकली. तो CN स्टार कार्बन स्टार कर दिए. तो कार्बन के साथ एक नाइट्रोजन तो अपना वाला ही है और दो नाइट्रोजन हम लोग अपने तरफ से लगाए. N स्टार भी ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है. एक कार्बन पहले से, तो दो कार्बन हम लोग अपने तरफ से लगा दिए. बाकी जो फ्री वैलेंट एटम बच गया उसको हाइड्रोजन देकर वैलेंसी सेटिस्फाई करना है. CH3 CH3. अब देखो कार्बन के बाद दो NH2, कार्बन के बाद दो NH2, इतना चीज तो कॉमन हो गया. इतना चीज तो कॉमन हो गया. लेकिन तीसरा जब देख रहे हैं तो N के बाद मिथाइल मिथाइल, यहां पर N के बाद हाइड्रोजन हाइड्रोजन. तो चूंकि N के बाद दो कार्बन आ रहा है, यहां N के बाद दो हाइड्रोजन आ रहा है, कार्बन का प्रायोरिटी ज्यादा, इसलिए साइनाइड का प्रायोरिटी विल बी ग्रेटर देन CNH2 का होल थ्राइस. क्लियर है ये चीज? सेम टाइप का सवाल ये कॉलम में आखिरी वाला है. ये आखिरी वाला फट से ट्राई करो तो देखो क्या आता है. आखिरी वाला में देखो क्या आता है. तो CN इज बेसिकली दिस. तो C के साथ NMe2, NCH3 CH3 क्या है? इसको हम CH3 को हटाकर हम NMe2 भी लिख सकते हैं. तो C के साथ एक NMe2 तो कॉमन हो गया, यहां भी CNMe2 कॉमन हो गया. बाकी दो जगह जो है वो NH2 है और यहां पर NMe2 है. तो NH2 और NMe2 में किसका NMe2 का ज्यादा, क्योंकि नाइट्रोजन के बाद हाइड्रोजन है यहां पर, उसका नाइट्रोजन के बाद कार्बन है. ऑब्वियसली दिस विल हैव अ ग्रेटर प्रायोरिटी. ये साइनाइड का क्लियर है दोनों. अगला साइनाइड की CHNH. अब डायरेक्ट करने का कोशिश करो. अब देखो हम क्या बोल रहे हैं. कार्बन के बाद तीन नाइट्रोजन, पहला एटम कार्बन कार्बन सेम, सेकेंड एटम कार्बन के बाद तीन नाइट्रोजन समझ में आ रहा किस लिए बोल रहे हैं? तो ये कार्बन ट्रिपली बॉन्डेड नाइट्रोजन है तो तीन नाइट्रोजन आएगा ही आएगा. सेकेंड एटम में तीन नाइट्रोजन और यहां पर कार्बन के बाद दो नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन. डबल बॉन्ड मतलब दो नाइट्रोजन. कार्बन के बाद दो नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन. तो अगर ऐसे ब्रैकेट बना दो नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन और यहां पर बन गया नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, तो दो नाइट्रोजन तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे. H और N में किसका प्रायोरिटी ज्यादा? N का प्रायोरिटी ज्यादा, साइनाइड का प्रायोरिटी ज्यादा है CHNH से. अगला SO3H आयोडीन. I का एटॉमिक नंबर ज्यादा है सल्फर से. पहला एटम का एटॉमिक नंबर से डिसाइड होता है प्रायोरिटी. अगला C ट्रिपल बॉन्डेड C और बेंजीन रिंग. C ट्रिपल बॉन्डेड C और बेंजीन रिंग. कार्बन के बाद तीन कार्बन, इस कार्बन, यही पहला एटम है कार्बन और कार्बन सेम. कार्बन के बाद तीन कार्बन, इस कार्बन के बाद भी तीन कार्बन है बेटा. दो कार्बन इधर है डबल बॉन्ड की वजह से और एक कार्बन इधर है ट्रिपल सिंगल बॉन्ड की वजह से. इस कार्बन के बाद भी तीन कार्बन है. लेकिन इस कार्बन के बाद तो हाइड्रोजन है, तो इन दोनों के बाद तो क्या है? कार्बन है. तो हाइड्रोजन और कार्बन में कंपैरिजन हो जाएगा, कार्बन का प्रायोरिटी ज्यादा है हाइड्रोजन से. अगर एक एटम के बाद कुछ नहीं है और एक एटम के बाद कुछ है, तो जो है उसका प्रायोरिटी हमेशा ज्यादा. समझ में आ रहा बात? जैसे मान लो यहां कार्बन तक आ गए और कार्बन के बाद मेरे को कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन इस कार्बन के बाद बहुत कुछ सारे कार्बन और नजर आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसका प्रायोरिटी क्या होगा? ज्यादा होगा. अगला CHO और CHOMe. तो CHO इज बेसिकली C डबल बॉन्डेड OH. तो कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और O स्टार कर दिए. दो का ऑक्सीजन होना चाहिए, एक ऑक्सीजन लगा हुआ है, एक ऑक्सीजन अपने तरफ से लगाएंगे. O स्टार डबली बॉन्डेड टू कार्बन है. एक कार्बन पहले से, तो एक कार्बन यहां पे लगा दिए, वैलेंसी सेटिस्फाई कर दी. तो यहां पर इतना CHOMe तो कॉमन हो गया, यहां भी CHOMe कॉमन हो गया. लेकिन इसके बाद क्या है? OH. और इसके बाद क्या है? OMe कार्बन हाइड्रोजन. सेकंड वाले का प्रायोरिटी ज्यादा. सबको समझ में आ रहा है? अगला बताओ.
पहला कि दूसरा? पहला कि दूसरा? तो जब पहले को जब आप ब्रेक करोगे इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर में तो वो एग्जैक्टली इसके बराबर आ जाएगा। और हम पिछले क्लास में बताए थे द रियल स्ट्रक्चर ऑलवेज हैव मोर प्रायोरिटी देन वर्चुअल स्ट्रक्चर, बट इफ एवरीथिंग इज आइडेंटिकल, अगर एक भी एटम का अंतर होता ना तो हम जैसे डिसाइड कर रहे थे वैसे ही करते। जब आप C ट्रिपल बॉन्डेड CH को जब आप चेंज करोगे इक्विवेलेंट टू सेम नंबर ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही स्ट्रक्चर बनेगा जो सेकंड वाला दिया हुआ है। जब रियल और वर्चुअल एग्जैक्टली सेम हो जाए, नॉट अ डिफरेंस ऑफ सिंगल कार्बन सिंगल एटम ऑल्सो, देन द वर्चुअल बिकम्स मोर, रियल बिकम्स मोर प्रायोरिटी देन वर्चुअल। अगला इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 6 मेंबर का रिंग, 5 मेंबर का रिंग का साइज डिक्रीज कर रहा है, बाकी सब कुछ सेम है। हर एटम कार्बन है रिंग का, सब कुछ सेम है, बस साइज का अंतर है। पहला एटम कार्बन, और ध्यान देना रिंग में जरूरत पड़े तो हम लोग रिंग में एक तरफ से पूरा घूमते हैं और जरूरत पड़े तो रिंग में हम दोनों तरफ से एक साथ भी जाएंगे। डिपेंड्स कैसा सवाल है। हमको तो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस से मतलब है। रिंग में पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस एक तरफ से घूमने से भी मिल सकता है और दोनों तरफ से इकट्ठे जाने से भी मिल सकता है। समझ में आ रहा है? तो रिंग में आइदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कंप्लीटली यू कैन मूव और यू कैन गो साइमल्टेनियसली फ्रॉम बोथ साइड। देखो इसमें लॉजिक, पहला कार्बन एटम हर जगह सेम। अब हम दूसरे पे गए, ये मान लो दूसरा कार्बन एटम है, ये दूसरा हो गया, ये भी दूसरा हो गया, ये भी दूसरा हो गया, सेम। ये तीसरा हो गया, तीसरा, ठीक। चौथा जैसे ही हम बोले कि मेरे लिए चौथा क्या हो गया, घूम के यहां पर आ गए। और ध्यान रखना ये 3 डिग्री का कार्बन, बाकी जगह आप 2 डिग्री के कार्बन पे थे, लेकिन लास्ट वाले में आप चौथा 3 डिग्री के कार्बन पे आ गए। कौन सा डिग्री का कार्बन का प्रायोरिटी ज्यादा होगा? 2 डिग्री वाला, 1 डिग्री वाला कार्बन की, 2 डिग्री वाला कार्बन की, 3 डिग्री वाला कार्बन। क्यों होगा 3 डिग्री वाला कार्बन का प्रायोरिटी ज्यादा? क्योंकि 3 डिग्री वाला कार्बन आगे 3 कार्बन से जुड़ा रहता है, 2 डिग्री वाला 2 कार्बन से जुड़ा रहता है और 1 डिग्री वाला मात्र 1 कार्बन से जुड़ा रहता है। तो हम लोग इसमें ये लॉजिक लगाते हैं कि हम लोग जब कंपेयर करते चले गए तो सबसे छोटे वाले रिंग में हम जल्दी आ गए 3 डिग्री वाले कार्बन पे, घूमकर हम वापस 3 डिग्री वाले कार्बन पे आ गए ना। हर जगह चौथा कार्बन 2 डिग्री वाला है, लेकिन यहां पर चौथा पोजीशन वापस 3 डिग्री वाला है। 3 डिग्री वाले कार्बन का प्रायोरिटी ज्यादा, इसलिए सबसे छोटा रिंग का प्रायोरिटी ज्यादा। फिर हम आगे बढ़े। अब देखो कहां पर पांचवा, ये पांचवा है, ये पांचवा है और ये पांचवा में 3 डिग्री पे वापस आ गए। अब ये 3 डिग्री का कार्बन आ गया पांचवा, बाकी जगह हम 2 डिग्री वाले कार्बन पे ही थे, इसलिए इसकी प्रायोरिटी ज्यादा। फिर आगे बढ़े छठा, तो ये छठा कार्बन 2 डिग्री, लेकिन इसके लिए छठा कार्बन 3 डिग्री, इसलिए 3 डिग्री वाला। Everything is same. If everything is identical between the ring other than size, then the smallest ring has the higher priority than the larger ring. Our logic is, while movement we come to the 3 degree carbon faster in smaller ring than in larger ring. जब रिंग में सब कुछ आइडेंटिकल हो सिर्फ साइज को छोड़कर, तो सबसे छोटा रिंग का जो प्रायोरिटी होता है वो सबसे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बड़ा रिंग। क्लियर है ये चीज? क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट, किसका प्रायोरिटी ज्यादा? दोनों लॉजिक से। रिंग इज आइडेंटिकल एज कंपेयर टू साइज, है कि नहीं? साइज से बोल सकते कि छोटा वाला रिंग का प्रायोरिटी ज्यादा होगा बड़े वाले रिंग से, हर मामले में सेम है। लेकिन हम लोग एक तरफ से मूव करना शुरू किए, कार्बन कार्बन, फिर आगे मूव किए तो ऑक्सीजन, लेकिन यहां मूव किए तो कार्बन ऑक्सीजन। कार्बन में पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया, इसलिए इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। क्लियर? अगला बताओ, किसका प्रायोरिटी ज्यादा? पहला एटम कार्बन कार्बन सेम, यहां दूसरा एटम कार्बन कार्बन, दोनों तरफ देखना। हो सकता है कि यहां कार्बन होता है, यहां ऑक्सीजन होता, जैसे यहां पर। इसके लिए दूसरा एटम क्या बोलेंगे? कार्बन ऑक्सीजन, है कि नहीं? यहां बोलेंगे कार्बन कार्बन, तो कार्बन कार्बन और कार्बन ऑक्सीजन में कौन एक्सीड करेगा? कार्बन ऑक्सीजन एक्सीड करेगा, क्योंकि हाईएस्ट एटॉमिक नंबर इधर से ऑक्सीजन आएगा, उधर से कार्बन ही आएगा। समझ में आ रहा है?
अगला बताओ, छोटा रिंग की बड़ा रिंग? तो यहाँ छोटा रिंग बड़ा रिंग का चक्कर नहीं है, क्योंकि रिंग्स आर डिफरेंट, गो बाई नॉर्मल प्रोसीजर। इस कार्बन के बाद कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन भी है, नहीं लिख रहे, अलग बात है। इसके बाद ऑक्सीजन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन में हो गया। दूसरा वाला रिंग का प्रायोरिटी ज्यादा देन फर्स्ट रिंग। अगला बताइए, पहला ऑक्सीजन 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 कार्बन, तो एक ऑक्सीजन कटेगा, बाद में ऑक्सीजन और कार्बन बचेगा, ऑक्सीजन की प्रायोरिटी ज्यादा है कार्बन से। नेक्स्ट, एवरीथिंग इज आइडेंटिकल अदर देन द साइज ऑफ द रिंग। समझ में आ रहा है? पहला एटम कार्बन कार्बन सेम, दूसरा एटम दो ऑक्सीजन, ये भी सेम, चलो एक तरफ से मूव करते हैं। दूसरा एटम ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तीसरा एटम कार्बन कार्बन, चौथा एटम यहां पर कार्बन, लेकिन यहां पर क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन आ जाएगा, इसलिए दूसरे वाले रिंग की प्रायोरिटी ज्यादा होगी पहले वाले रिंग से। क्लियर? Assign E and Z to the following alkenes. पहले वाले में क्या आएगा? प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करें? ऊपर नीचे? समझ में आ रहा है ना? इन दोनों में प्रायोरिटी डिसाइड होगा। हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, सबको हाइड्रोजन मान लो, तो क्या ये दोनों अल्काइल सेम है? यही बताए थे ना? सारे आइसोटोप को H मान लो, तो क्या ये दोनों अल्काइल सेम है? सेम है, तो ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन और ट्रिटियम, ये तीनों का प्रायोरिटी ऑर्डर लगेगा। कार्बन के बाद एक कार्बन, एक H और एक D, कार्बन H D, कार्बन तो सेम है पहला, और यहां बोलेंगे दो हाइड्रोजन और एक कार्बन, यही सेकंड आइटम है, यहां तक जाने की जरूरत ही नहीं है। यहां पर हाईएस्ट एटॉमिक नंबर कार्बन कार्बन कट गया, उसके बाद D और H में कंपैरिजन हो जाएगा। D का प्रायोरिटी 1 और इसका प्रायोरिटी 2, ज्यादा प्रायोरिटी 1, लेस प्रायोरिटी 2। क्लियर है ये चीज? ये क्लियर है कैसे किए? और BrCl में 1 and 2 सेम नंबर अपोजिट साइड, E फॉर नेक्स्ट 3Cl
2 हाइड्रोजन 1 ब्रोमीन, कार्बन कार्बन से किसका प्रायोरिटी ज्यादा? किसका प्रायोरिटी ज्यादा? ब्रोमीन। फ्लोरीन 1 2। नेक्स्ट कार्बन कार्बन सेम, 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन, यहां पर 1 हाइड्रोजन 1 Cl और 1 कार्बन, तो सबसे आगे आएगा Cl, इसलिए प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, सेम नंबर सेम साइड। Z अगला, कार्बन के बाद 3 नाइट्रोजन, कार्बन के बाद 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन में कंपैरिजन हो गया, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2। कार्बन के बाद 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, यहां कार्बन के बाद 2 Cl और 1 हाइड्रोजन, Cl और ऑक्सीजन में कंपैरिजन हो गया, 1 नंबर 2 नंबर, सेम नंबर अपोजिट साइड। E यहां पर ऐसे, कार्बन के बाद ब्रोमीन, कार्बन के बाद कितना भी नाइट्रोजन रहे कोई मतलब नहीं, 1 नंबर 2 नंबर। ऑक्सीजन पहला एटम, कार्बन पहला एटम, 1 2, सेम नंबर सेम साइड। Z इन दोनों में प्रायोरिटी ऑर्डर, 5 कार्बन का रिंग, 6 कार्बन का रिंग, सब कुछ आइडेंटिकल, 1 नंबर 2 नंबर, सबको समझ में आ रहा है? इनमें 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1 कार्बन, 1 नंबर 2 नंबर। Z अगला, पहले यहां डिसाइड कर लेते, ये कार्बन यहीं पे अंतर आ गया, ये 2 डिग्री वाला कार्बन, ये 3 डिग्री वाला कार्बन, 1 नंबर 2 नंबर प्रायोरिटी ऑर्डर। क्लियर? अब बचा ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ऊपर वाले को देखो हम कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, कार्बन 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 कार्बन, स्टार स्टार, एक और कार्बन हम अपने तरफ से। क्लियर? अब ये कार्बन स्टार भी डबली बॉन्डेड कार्बन है बेटा, कार्बन स्टार अगर डबली बॉन्डेड कार्बन है तो एक और कार्बन इसको देना पड़ेगा, है कि नहीं? बाकी ये हो गया CH3 और बाकी तो जैसे है वैसे ही, लेकिन यहां पर तो कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कोई मल्टीपल बॉन्ड है ही नहीं। अब खुद देख के बताओ, पहला वाला एटम तो सेम हो गया हर मामले में, यहां का सिचुएशन और यहां का सिचुएशन तो बिल्कुल आइडेंटिकल है। आगे बढ़े, 3 डिग्री वाला कार्बन मिला, इधर कहीं से भी आगे बढ़ो तो 2 डिग्री वाला कार्बन मिल रहा है, जिसके कारण इसकी प्रायोरिटी 1 और इसकी प्रायोरिटी 2, सेम नंबर अपोजिट साइड। क्लियर? Syn and anti, it is common for oxides and azo compounds. Syn and anti is common for oxides and azo compounds. Syn and anti is common for oxides and azo compounds. तो सबसे पहले तो हम एजो कंपाउंड का ही बता दे रहे, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कंटेनिंग नाइट्रोजन, ये तो हम पहले भी बता चुके हैं कि सेम ग्रुप सेम साइड, सॉरी अगर लोन पेयर सेम साइड हुआ या दोनों ग्रुप सेम साइड हुआ तो हर हाल में ये क्या कहलाएगा? सिन कहलाएगा। और अगर लोन पेयर अपोजिट साइड हुआ और ग्रुप अगर अपोजिट साइड हुए तो ये हर हाल में एंटी फॉर्म कहलाएगा, नो स्पेशल रूल। क्लियर? ऑक्साइम्स आपको अच्छे से पता है कि R1CR2 डबल बॉन्डेड O प्लस NH2OH जब आपस में रिएक्ट करता है तो ऐसे हम लोग वाटर हटा देंगे, नाइट्रोजन को डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे, डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन जुड़ गया तो एक OH और एक लोन पेयर रहेगा, ये बनेगा और साथ में ये भी बनेगा, R1CR2 डबल बॉन्डेड, ये लोन पेयर हो गया, यहां पे OH हो गया। ठीक? अगर ये अल्डिहाइड है, अगर ये अल्डिहाइड है मतलब एक R अगर H हो जाए तो वो अल्डिहाइड कहलाएगा, अल्डिहाइड या कीटोन। अगर ये अल्डिहाइड है तो ऑक्साइन को कहते हैं एल्डोक्साइन। अगर ये कीटोन है तो जो कीटोन बना उसको हम लोग बोलते हैं कीटोक्साइन।
अल्डिहाइड से ऑक्साइम बना तो अल्डोक्साइम कहलाएगा, कीटोन से ऑक्साइम बना तो कीटोक्साइम कहलाएगा। इन अल्डोक्साइम कैसा होगा? RCH डबल बॉन्डेड O प्लस NH2OH, ये दे देगा RCH डबल बॉन्डेड NOH लोन पेयर प्लस RCH डबल बॉन्डेड NOH और एक लोन पेयर। अल्डोक्साइम में ध्यान रखना, if H and OH are on the same side, if H and OH are on the same side, अल्डोक्साइम में फिक्स्ड रूल है, अगर H और OH अगर सेम साइड में हुआ तो उसे हम लोग बोलेंगे सिन, and if H and OH are on the opposite side, it will be called as anti। जैसे इसे हम लोग बोलेंगे सिन और इसे हम लोग बोल देंगे एंटी फॉर्म। अल्डोक्साइम में रूल है कि अगर H और OH अगर सेम साइड में हुआ तो वो अल्डोक्साइम सिन फॉर्म होगा, और अगर H और OH अगर अपोजिट साइड में अगर हुए तो वो एंटी फॉर्म कहलाएगा। इन कीटोक्साइम वी कैन यूज बोथ सिन एंड एंटी वर्ड। इन कीटोक्साइम वी कैन यूज बोथ सिन एंड एंटी फॉर्म। जैसे मान लो PH C CH3 डबल बॉन्डेड NOH, और यहां पर उसी का ज्योमेट्रिकल आइसोमर में बना रहा हूं, एक तरफ सेम रख के एक तरफ चेंज कर दिए, इधर OH हो गया इधर लोन पेयर हो गया। अब ध्यान देना इसका नाम लिखने का तरीका, OH के हिसाब से जो ग्रुप उसका सेम साइड है उसे बोलेंगे सिन। ये मिथाइल जो है वो सिन तरफ है, और इस OH के हिसाब से ये फिनाइल अपोजिट साइड है, एंटी पोजीशन पे है। इस OH के हिसाब से ये फिनाइल जो है वो सिन साइड है, सेम साइड। OH के हिसाब से ये मिथाइल एंटी पोजीशन पे है। इसका हम लोग दोनों नाम लिख सकते हैं। कैसे? ध्यान देना, सिन मिथाइल फिनाइल कीटोक्साइम, या लिख सकते हैं एंटी फिनाइल मिथाइल कीटोक्साइम। सिर्फ आपको यह बताना है कि सिन में कौन है या एंटी में कौन है, दोनों नाम करेक्ट है। सिन मिथाइल फिनाइल कीटोक्साइम या एंटी फिनाइल मिथाइल कीटोक्साइम। सिमिलरली इसका भी दो नाम लिखा जा सकता है और वो दोनों करेक्ट होगा। या तो लिख लीजिए सिन फिनाइल मिथाइल कीटोक्साइम, या हम लोग लिख सकते हैं एंटी मिथाइल फिनाइल कीटोक्साइम। कीटोक्साइम में हम लोग दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। कीटोक्साइम में जो ग्रुप सिन में है उसके हिसाब से नाम लिख दो, या जो ग्रुप एंटी में है। ये सिर्फ बताना रहता नाम में कि कौन सिन है और कौन एंटी है, नाम में क्लियर हो जाएगा। अगर एक को सिन बोल दिया तो दूसरा ग्रुप ऑब्वियसली एंटी पोजीशन पे होगा। ये जो मैंने सिन और एंटी का बताया, दैट इज कॉल्ड ओल्डर कन्वेंशन। पहले इस्तेमाल होता था लेकिन आज भी ट्रू है। मल्टीपल चॉइस सवाल में आएगा तो ओल्डर और न्यू सब मिला के आंसर देंगे। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, है कि नहीं? मॉलिक्यूल दे दिया ये, और एक ऑप्शन दे दिया, ये मॉलिक्यूल का नाम एंटी फिनाइल मिथाइल कीटोक्साइम है, करेक्ट है। अगर ये मॉलिक्यूल देकर ये ऑप्शन में अगर देता है या ये देता है, दोनों में से कोई एक देता है, दोनों देता है, दोनों को करेक्ट मारेंगे। ओल्डर और न्यू सब मिला के टिक करना है आंसर। समझ में आ रहा सबको? नाउ मॉडर्न कन्वेंशन इज अकॉर्डिंग टू CIP,
if the group bonded to nitrogen is on the same side of lower priority group on carbon, then it will be syn, else, anti. एक लाइन का रूल है, नाइट्रोजन से जुड़ा ग्रुप अगर कार्बन के लोअर प्रायोरिटी ग्रुप के सेम साइड हुआ, कार्बन से जुड़ा नाइट्रोजन से जुड़ा ग्रुप अगर कार्बन के लोअर प्रायोरिटी ग्रुप के सेम साइड हुआ, नाइट्रोजन से जुड़ा ग्रुप अगर कार्बन के लोअर प्रायोरिटी ग्रुप के सेम साइड हुआ तो वो सिन कहलाएगा, अदरवाइज वो एंटी होगा। जैसे जो एग्जाम्पल मैंने अभी लिया, अगर उसको मान लो मुझे सिन और एंटी बताना है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कन्वेंशन, ये बताना है। ऑब्वियसली कार्बन पे पहले प्रायोरिटी लगा ले CIP के हिसाब से, बेंजीन और मिथाइल, ऑब्वियसली बेंजीन 1, मिथाइल 2, क्लियर। नाइट्रोजन से जुड़ा ग्रुप का बात हो रहा है, लोन पेयर का नहीं। नाइट्रोजन से जुड़ा ग्रुप अगर कार्बन के लोअर प्रायोरिटी ग्रुप के सेम साइड हुआ, है ना सेम साइड, कार्बन का लोअर प्रायोरिटी ग्रुप कौन है, मिथाइल है। तो नाइट्रोजन से जुड़ा ग्रुप अगर कार्बन के लोअर प्रायोरिटी ग्रुप के सेम साइड हुआ, दिस विल बी सिंपली कॉल्ड एज सिन। इट इज अ सिन फॉर्म, टिक कर देंगे। यहां पर सिन मिथाइल लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक वर्ड, या तो सिन या तो एंटी, मॉडर्न कन्वेंशन के अनुसार। ओल्डर में क्या था कि हम लोग बताते थे कि भाई सिन किसके हिसाब से और एंटी किसके हिसाब से। CIP रूल के हिसाब से एकमात्र वर्ड सिन और एक को एंटी। अगर नाइट्रोजन से जुड़ा कार्बन के लोअर प्रायोरिटी ग्रुप के अगर सेम साइड हुआ, देन इट विल बी कॉल्ड एज सिन, अदरवाइज इट विल बी कॉल्ड एज एंटी। नाइट्रोजन से जुड़ा ग्रुप कार्बन के लोअर प्रायोरिटी ग्रुप के ऑपोजिट साइड आ गया, एंटी फॉर्म। जैसे मान लो CH3CH डबल बॉन्डेड NOH, PHC CH3, ये तो ले लिए CH2Cl CCl3 डबल बॉन्डेड NOH, C डबल बॉन्डेड NH, HD, साइक्लिक में डबल बॉन्डेड NOH, सिन एंटी बताओ फटाफट। पहला, नाइट्रोजन से जुड़ा ग्रुप कार्बन के लोअर प्रायोरिटी ग्रुप के सेम साइड, ये सिन है। तो यार एल्डोक्साइम के लिए तो कोई चेंज ही नहीं हुआ। एल्डोक्साइम में तो हर हाल में हम लोग बोलते थे कि H और OH सेम साइड हुआ तो सिन, और हाइड्रोजन से कम प्रायोरिटी वाला कोई और एटम होता भी नहीं, ठीक है नहीं। तो एक कार्बन पे तो हाइड्रोजन होगा ही होगा, ये तो एल्डोक्साइम है। कार्बन पे अगर एक H है माने एल्डोक्साइम, समझ में आ रहा है। खैर, यहां पर नाइट्रोजन से जुड़ा ग्रुप 3 क्लोरीन 1 क्लोरीन 1 2, ये भी हुआ सिन। नाइट्रोजन से जुड़ा ग्रुप कार्बन के लोअर प्रायोरिटी ग्रुप के सेम साइड, इट विल बी कॉल्ड एज सिन। नाइट्रोजन से जुड़ा ग्रुप कार्बन के लोअर प्रायोरिटी ग्रुप के ऑपोजिट साइड, डेफिनेटली इट विल बी एंटी फॉर्म। नाइट्रोजन से जुड़ा ग्रुप कार्बन के लोअर प्रायोरिटी ग्रुप, अब कार्बन पे कौन से 2 ग्रुप हैं, इधर से और इधर से 2 ग्रुप हैं। किधर वाले को 1 नंबर दें, इधर वाले को 1 नंबर मिलेगा, क्योंकि यहां 3 डिग्री का कार्बन आ गया, यहां 2 डिग्री का कार्बन है। नाइट्रोजन से जुड़ा ग्रुप कार्बन के लोअर प्रायोरिटी ग्रुप के ऑपोजिट साइड, इट विल बी एंटी फॉर्म।
क्लियर है? हाँ, सी, ये CCl3 है। कोई बात नहीं, बहुत आसान चीज है, बस रूल को दिमाग में रखना और कुछ नहीं है। अब दो इंपॉर्टेंट लास्ट रूल ऑफ CIP। प्रायोरिटी ऑफ एनी एटम और ग्रुप इज ग्रेटर देन द प्रायोरिटी ऑफ लोन पेयर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि E और Z नोमेनक्लेचर एक जनरल नोमेनक्लेचर है। जहां आप सिस ट्रांस का इस्तेमाल कर सकते हो, जहां आप सिन एंटी का इस्तेमाल कर रहे हो, वहां भी हम लोग E और Z का प्रयोग कर सकते हैं। सेकंड लास्ट रूल, दैट प्रायोरिटी ऑफ एनी एटम, किसी भी एटम का या ग्रुप का प्रायोरिटी हमेशा लोन पेयर से ज्यादा होता है। ठीक है यार? तो अगर मान लो CH3, C, इथाइल, डबल बॉन्डेड N, OH, लोन पेयर, सिन और एंटी तो बता ही देंगे, नाइट्रोजन से जुड़ा ग्रुप, कार्बन के लोअर प्रायोरिटी ग्रुप, इथाइल का प्रायोरिटी ज्यादा कि मिथाइल का? मिथाइल का लोअर प्रायोरिटी ग्रुप के सेम साइड हुआ तो ये सिन आया, कोई बात नहीं। अब हमें निकालना है EZ, तो 1 2 तो लगा ही दियो, यहाँ पे 1 लगेगा, इसको 2 लगेगा। लोन पेयर का प्रायोरिटी हमेशा किसी भी एटम किसी भी ग्रुप से कम होता है। सेम नंबर अपोजिट साइड, जहां आपने सिन और एंटी का प्रयोग किया वहां पर भी हम लोग E और Z नोमेनक्लेचर लगा सकते हैं। मान लो N डबल बॉन्डेड N, इधर H, इधर H, इधर लोन पेयर, इधर लोन पेयर, 1 2 1 2, दिस इज Z। सिमिलरली CH3, CH डबल बॉन्डेड NH, लोन पेयर, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, दिस इज E फॉर्म। And the last CIP rule is priority of Z is greater than E. Priority of R is greater than S. RS आएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, अभी के लिए नोट कर लो। CIP रूल कहता है कि प्रायोरिटी ऑफ Z इज ग्रेटर देन E। अब इसका इस्तेमाल कहां होगा, ध्यान देना। मान लो एक मॉलिक्यूल हम ड्रॉ किए, CH3, CH डबल बॉन्डेड C, यहां CH डबल बॉन्डेड CH, CH3, CH डबल बॉन्डेड CH, CH3। लेट अस टेक वन मॉलिक्यूल लाइक दिस। क्या यहां पे GI होगा? पहला लेक्चर का सवाल, क्या यहां GI होगा? कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड, H और मिथाइल अलग, H और ये कार्बन अलग, यहां तो GI होगा। क्या यहां GI होगा? क्या यहां GI होगा? सेम चीज यहां भी GI होगा। अगर GI हो रहा है इन दोनों पोजीशन पे, मतलब कि यहां पर भी E और Z फॉर्म है और यहां पर भी E और Z फॉर्म होना ही होना है। यस और नो? अगर हम तुमसे बोले कि क्या यहां GI होगा, क्या यहां GI होगा? नो सर बोलना गलत है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कैसे? ध्यान रखना, E and Z are geometrical isomer. E and Z are geometrical isomer. Therefore, they are always different group. जब E और Z बोल रहे हो तो E और Z तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते, और आइसोमर कभी भी आइडेंटिकल होता है क्या? नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हम लिख दिए CH3CH, अब इसी मॉलिक्यूल को एक ड्रॉ कर रहे एक फॉर्म, CH3CH डबल बॉन्डेड CCH डबल बॉन्डेड CCH3H, और यहां लिख दिए मान ले CH डबल बॉन्डेड CH बॉन्डेड टू CH3। सेम मॉलिक्यूल का एक स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है, सेम मॉलिक्यूल का एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। ठीक है, सबसे पहले तो बताओ कि ये E है कि Z है? यहां तो GI हो रहा है, ये E है कि Z है?
1 2 1 2 सेम नंबर सेम साइड, दिस इज Z। यहां पर E है कि Z है? 2 2 सेम नंबर ऑपोजिट साइड, या 1 1 सेम नंबर ऑपोजिट साइड, दिस इज E। क्या ये दोनों ग्रुप को आप सेम बोलोगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर सेम, हम ग्रुप की बात कर रहे हैं। बोथ द सर्कल्ड ग्रुप हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सेम एवरीथिंग, but they are E and Z form of the stereoisomers, and E and Z can never be taken identical। तो हम लोग बोलेंगे कि अब इस कार्बन पे दो ग्रुप लगा हुआ है, दोनों अलग अलग, इस कार्बन पे भी दो ग्रुप लगा हुआ है, दोनों अलग अलग, यहां भी GI होगा। और अगर यहां GI होगा तो अभी बताओ कि यहां पर E है कि Z है? 1 2 रूल कहता है Z का प्रायोरिटी ज्यादा E से, सेम नंबर सेम साइड, फिलहाल यहां पे Z है। समझ में आ रहा है? प्रायोरिटी ऑफ Z ग्रेटर देन E कैसे इस्तेमाल होगा, क्लियर है? जब दोनों ग्रुप जो लगे हुए हैं कार्बन पे, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, सब कुछ सेम, बस GI का अंतर होना चाहिए। अगर एक E है और एक Z है, दे विल बी कंसिडर्ड डिफरेंट ग्रुप, और इस जो पहला डबल बॉन्ड है वहां पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा। और इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर अगर ड्रॉ करने के लिए आया, CH3H को सेम रखेंगे, ऊपर E बना देंगे, नीचे Z बना देंगे। क्लियर? कैलकुलेटिंग द total number of geometrical isomers, calculating the total number of geometrical isomers। एक मॉलिक्यूल दे दिया गया और आपसे बोला गया कि इसके टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे। जैसा कि हम लोग पूरा शुरू से पढ़ रहे हैं कि भाई मॉलिक्यूल में कोई भी दो सेंटर सेलेक्ट करो जिसके अबाउट रोटेशन हिंडर्ड है, वहां पे 4 बॉन्ड पाया जाएगा, चारों बॉन्ड एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। और अगर ये ग्रुपिंग अलग अलग हो गया तो हम लोग बोलेंगे कि GI होगा। GI कहां होगा? इस एरिया में होगा। ध्यान देना, बीच में क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। जो दोनों सेंटर को सेलेक्ट किए थे, वो दोनों सेंटर को मिलाकर एक GI का एरिया बोला जाएगा। इट विल बी काउंटेड 1 GI एरिया। जो दो सेंटर के, जैसे एक पाई बॉन्ड है तो उस पूरे पाई बॉन्ड, कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड को मिला के क्या बोलेंगे? एक GI का एरिया। और एक GI का एरिया हमेशा दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, E and Z। E and Z, ओके। मान लो एक मॉलिक्यूल हम दिए CH3 CH डबल बॉन्डेड CH CH3, मॉलिक्यूल में एक ही GI का एरिया, इसके टोटल कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे? EZ, आंसर विल बी 2। वेरी सिंपल है कि नहीं? मान लो एक मॉलिक्यूल ड्रॉ किए CH3 CH डबल बॉन्डेड CH CH डबल बॉन्डेड CH CH3, मॉलिक्यूल में दो दो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का एरिया, ये वाला भी EZ में एग्जिस्ट करेगा, ये वाला भी EZ में भी एग्जिस्ट करेगा। अब हम लोग बनाएंगे केसेस बनाएंगे कि एक आइसोमर में लेट अस कंसिडर E and E हियर। सेकेंड आइसोमर में लेट अस कंसिडर E and Z। ऑब्वियसली ये दोनों स्टीरियो आइसोमर होगा ना, E और Z का ही तो अंतर है, तो दे विल बी स्टीरियो आइसोमर, दे विल डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन अ 3D स्पेस। तीसरा केस पहले में Z और दूसरे में E, और चौथा केस पहले में Z और दूसरे में भी Z। 4 ही केस बन रहे हैं ना, तो इसके मैक्सिमम कितने आइसोमर हो सकते हैं? 4। लेकिन हो सकता है कि इन चारों में किसी एक को उलट पलट दिए तो दूसरे के आइडेंटिकल बन जाए, अगर मॉलिक्यूल में सिमेट्री हुआ तो। अगर मॉलिक्यूल में सिमेट्री ही नहीं है
तो उलटने पलटने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात समझ में आ रहा है? चलो ड्रॉ करते हैं। E एंड E, ओके, E बना दिए पहले में, E बना दिए दूसरे में। सबको समझ में आ रहा है? ये E बना हुआ है, समझ में आ रहा है कि ये E बना हुआ है। पहले में बना दिए Z और दूसरे में भी बना दिए Z। ऑब्वियसली ये दोनों आपस में क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये दोनों आपस में क्या है? स्टीरियो आइसोमर। क्या पहले को दूसरे का आइडेंटिकल प्रूव कर पाओगे? नहीं ना। E, Z, Z, definitely they are two different forms. Okay, let us draw E here and Z here, and let us draw Z. Z बना दो ऊपर और E बना दो नीचे। E, Z, Z, E. Okay, are they different? Are they different or same? समझ में आ रहा है? तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जो केसेस बनाते हैं मॉलिक्यूल में सिमेट्री के वजह से, हो सकता है कि कोई दो आइसोमर आपस में आइडेंटिकल हो जाए, जैसे ये और ये आइडेंटिकल है। ये बात समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि दूसरे को घुमा फिरा के पहले के बराबर दिखाया जा सकता है। ये काम कर लोगे ना कि करके दिखाएं? है? नहीं दिख रहा? दूसरे को पहले के बराबर आइडेंटिकल दिखाया जा सकता है, राइट? यस और नो? तो हम लोग बोलेंगे कि दिस टू आर सेम, देयरफॉर इसके कितने टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर हुए? 3। लेकिन अब यही देख, अगर हम बोलते हैं CH3 CH डबल बॉन्डेड CH सिंगल बॉन्डेड CH डबल बॉन्डेड CH ET, मिथाइल की जगह इथाइल लगा देते। 4 मैक्सिमम केस है यार, यही वाला 4 बनाते। चलो हम बना के एक बार और दिखा दे रहे हैं। यहां एक ET लगता है, यहां पे ME लगता है, ZEE, देन दूसरा वाला बना ZZ ME ET, तीसरा वाला बना ME EZ, और चौथा वाला बना है MEZE। अब ये तीसरा और चौथा क्या आइडेंटिकल है? नहीं। घुमा फिरा के कुछ भी करोगे तो मिथाइल की जगह इथाइल पहुंच जाएगा, लेकिन वो उसको सेम नहीं बोलेंगे। अब यहां पर बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज इक्वल टू 4। देयर आर 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। खैर, मैं आपको ये एक सिंपल एग्जांपल लेके इसलिए बता रहा हूं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के नंबर हमेशा केसेस बना बना के ही तैयार किए जाते हैं, इसका कोई रूल नहीं होता। क्योंकि हमें पता है कि एक जीआई का एरिया में 2 फॉर्म एग्जिस्ट कर सकता है, तो एक बार एक को मानो, दूसरे बार दूसरे को मानो। अगर 3 डबल बॉन्ड है तो और भी केसेस बनेंगे। तीनों ई मान लिए, 2 को ई, 1 को जेड मान लिए, 1 को ई, 2 को जेड मान लिए, ऐसे कर करके तरह तरह के हम लोग केसेस बनाएंगे। ऑब्वियसली द मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस कैन बी 2 to the power n, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। हर जगह अगर 2 फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है और n नंबर ऑफ जीआई एरिया है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस कैन बी 2 to the power n, और उसमें आपको सेलेक्ट करना है कि कितने आइडेंटिकल नहीं है कि नहीं। खैर, रेडीमेड फॉर्मूला, if the molecule does not have symmetrical ends, if the molecule does not have symmetrical ends, देखो सिमेट्रिकल एंड मतलब क्या? मॉलिक्यूल के ठीक बीचों बीच एक पॉइंट सेलेक्ट करो। सब काम मेंटली करना है। बीचों बीच, मॉलिक्यूल के ठीक बीचों बीच एक पॉइंट इमेजिन कर, एक लाइन इमेजिन कर। वो लाइन हो सकता है किसी एटम के ऊपर से गुजरे, या हो सकता है किसी बॉन्ड के ऊपर से गुजरे, कोई मतलब नहीं।
समझ में आ रहा है? अब ये जो लाइन होना चाहिए ये दोनों पार्ट का के लिए मिरर की तरह बिहेव करना चाहिए। मिरर की तरह बिहेव करना मतलब इस तरफ जो चीज है जितनी दूरी पे है, इस तरफ भी वही चीज उतनी दूरी पे होना चाहिए। और ये काम कब तक? बिल्कुल लास्ट तक। सेलेक्ट अ पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ द मॉलिक्यूल, बीचों बीच एक पॉइंट को सेलेक्ट करना, और वो पॉइंट एक एटम पे भी आ सकता है और एक बॉन्ड पे भी आ सकता है। वहां एक लाइन इमेजिन करो, अगर ये लाइन मिरर की तरह बिहेव कर गया दोनों पार्ट जो बच गया उसके लिए, तो बोलेंगे द मॉलिक्यूल हैज सिमेट्रिकल एंड। मॉलिक्यूल हैज सिमेट्रिकल एंड। मिरर इमेज मैंने समझ रहे हो, कहीं भी एक जगह भी अंतर नहीं होना चाहिए। जो चीज लेफ्ट में जितनी दूरी पर उतना वही चीज राइट में वही दूरी पर। अगर sp2 एटम है तो इधर भी sp2 एटम होना चाहिए, यानी कि इधर sp2 नाइट्रोजन और इधर sp3 नाइट्रोजन। बॉन्ड को भी देखेंगे, एटम को भी देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन को भी देखेंगे, हाइड्रोजन को भी देखेंगे, सब कुछ मिरर इमेज। देन वी विल से दैट द मॉलिक्यूल हैज सिमेट्रिकल एंड। जैसे इस मॉलिक्यूल में सिमेट्रिकल एंड है, इस मॉलिक्यूल में भी सिमेट्रिकल एंड है, लेकिन इस मॉलिक्यूल में सिमेट्रिकल एंड क्योंकि ये इथाइल और मिथाइल गड़बड़ कर दिया। इफ द मॉलिक्यूल डज नॉट हैव सिमेट्रिकल एंड, देन if n is the total number of GI area, अब हम पाई बॉन्ड नहीं बोल रहे, n is not the number of pi bond, n is the total number of GI का एरिया। और GI का एरिया क्या बोलते हैं? वो दोनों सेंटर को मिला के एक GI का एरिया बोला जाता है। टोटल नंबर ऑफ GI is always equal to 2 to the power n if the molecule has symmetrical ends। then calculate p का वैल्यू n/2। if n is even, calculate p का वैल्यू n+1/2। if n is odd, total GI is equal to 2 to the power n-1 plus 2 to the power p-1।
भी यह कर लेना, इसका तो आंसर तुम लोग निकाल ही लोगे, खैर हम अगले क्लास में मैच कर देंगे। लेकिन थोड़ा केमिस्ट्री में सीरियसनेस आना चाहिए।